प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज मकर लग्न की कुंडली में हम योग कारक ग्रह, रत्न और रंगों की तथा अकारक या मारक ग्रह एवं रत्नों एवं रंगों को बताने वाले हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हों, पहली बार आए हों, तो सब्सक्राइब को दबाएं और यहाँ से नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे अगली वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। और यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, कुंडली आदि दिखाना होगा तो व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, फीस बहुत कम है। उसके बाद से हम आते हैं मकर लग्न। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये हमारी लग्न पत्रिका है, लग्न चार्ट है। 10 नंबर लिखा है तो ये मकर लग्न की पत्रिका बन जाती है। 10 है, इसकी दूसरी राशि कहीं भी हो, लग्नेश है, शुभ ही है, लेकिन हम 1 नंबर पे शुभ किसको रखेंगे? इस त्रिकोण को देखिए 2 नंबर, इस केंद्र को देखिए 7 नंबर, तो शुक्र जो हो जाएंगे परम योग कारक, पूर्ण योगकारी, पूर्ण योगकारी का दर्जा प्राप्त है। शुक्र के लग्नों में शनि को प्राप्त है और शनि के लग्नों में शुक्र को पूर्ण योगकारी का दर्जा प्राप्त है। तो इनका रत्न क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, सफ़ेद पुखराज हो जाएगा। और उसके बाद से हो जाएगा, इसी में वाइट मूंगा को भी लोग रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखता, उसमें चंद्रमा के भी गुण आते हैं। तो सफ़ेद पुखराज और ओपल, स्फटिक, बिल्लौर आदि जो है हीरा के उपरत्न हैं। इस दूसरे नंबर पे सफ़ेद पुखराज, तीसरे नंबर पे आएगा ओपल और चौथे नंबर पे आ जाएगा स्फटिक। ये महत्वपूर्ण रत्न हो गए। रंग क्या हो गया? सफ़ेद रंग हो गया, सफ़ेद रंग। सफ़ेद दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? तो आप देखिए दूसरे नंबर पर शनि को ही रखेंगे, धनेश हैं और लग्नेश हैं। तो शनिदेव और उनका रत्न नीलम रंग हो जाएगा, नीला काला, नीला काला आसमानी, ये सब शनिदेव के रंग में आते हैं। तीसरे नंबर पे आप यहाँ इस त्रिकोण को देखिए, 6 नंबर है, तो बुध हैं और बुध का रत्न है पन्ना और इसका रंग है हरा, तो ये शुभ रंगों में आ जाएंगे। अब शुभ देखिए दूसरी राशि दुस्थान भाव में बुध की पड़ रही है 3 मिथुन, तो भी हम चूँकि ये त्रिकोणेश हो गए तो षष्ठेश होने का दोष नहीं जाएगा, यद्यपि अपनी दशाओं में यह इस भाव का भी फल करने वाले हैं। तो बुध चूँकि त्रिकोण का स्वामी है तो ये इसका रत्न सूट करेगा। अब ये रत्न तो भी सूट, अब कहाँ बैठा है उसके अनुसार हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, हीरा का, सफ़ेद पुखराज का, उसके बाद से नीलम का, बुध का, कि कहाँ कहाँ वो जाएंगे तो पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है, उसके लिए अलग से वीडियो आप जा कर के देख लेंगे, अथवा विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लेंगे। जो भी जिसको आप विद्वान समझते हों वही विद्वान है। उसके बाद से राहु शनि के मित्र हैं और कुंभ राशि को वो भी कंट्रोल करते हैं शनि देव के साथ साथ, तो इसलिए राहु को भी हम योगकारी के रूप में रखेंगे इस लग्न में। और इनका रत्न होता है गोमेद और गोमेद। यदि राहु केंद्र में बैठे हैं, यहीं पे बैठ गए हैं, यहीं पे त्रिकोण में बैठ गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं और त्रिकोणेश से संबंध बना लेते हों, तो इस लग्न में मैं कह रहा हूँ कि गोमेद धारण किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति भी तो शनिदेव के अनुरूप ही होगी, मकर है, कुंभ है, तो इसलिए तो गोमेद पहन सकते हैं। गोमेद भी 3 प्रकार का हो, लेकिन कब? विशेष कंडीशनल, विशेष जांच परख के समझ करके ही। चौथे नंबर, अब अकारक ग्रहों में अकारक ग्रह चुनते हैं और सबसे पहले किसको चुनेंगे? इनके शत्रु सूर्यदेव, और एक यहाँ अष्टमेश है। अब चूँकि इनकी एक ही राशि है इसलिए सूर्य को अष्टमेश होने का मकर में दोष नहीं लगता और चंद्रमा को अष्टमेश होने का उस धनु लग्न में दोष नहीं लगता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जिस भाव में जाएंगे उस भाव को नुकसान अष्टमेश होने के कारण नहीं करेंगे, परंतु सूर्य होने के कारण अवश्य करेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। और सूर्य अशुभ ग्रह हैं, लग्नेश से परम शत्रुता रखते हैं, इसीलिए
नंबर 1 पे सूर्य को ही रखा जाएगा अकारक में, और इनके रत्न माणिक्य को और रंग लाल रंग को, सुर्ख लाल रंग से परहेज करना ही करना है। दूसरे नंबर पे आइए, चंद्रमा सप्तमेश हैं, इनको भी रख लीजिए मारकत्व में। और सफ़ेद रंग चूँकि शुक्र का भी है इसलिए सफ़ेद रंग वर्जित नहीं है, मोती वर्जित है, दूधिया। तीसरे नंबर पे आ जाइए, गुरु को देखिए कहाँ हैं। गुरु 2 अशुभ भावों के स्वामी हैं, तो गुरु भी मकर लग्न में नीच भी हो जाते हैं मकर में आकर के, तो इनका रत्न पीला पुखराज, पीला पुखराज ये भी बहुत ही नुकसान करने वाला। अब गुरु की महादशा आ गई और किसी ने कह दिया कि पुखराज धारण, वो भी पीला पुखराज धारण करा दिया, तो बाट लगनी तय है। अनावश्यक यात्राएं बढ़ेंगी, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी, फिजूल के खर्चे बढ़े जाएंगे, यहाँ से व्यय बहुत अधिक बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। जातक व्यर्थ की भाग दौड़ में परेशान ही रहेगा। जातक की प्रकृति को ये पीला पुखराज कतई सूट नहीं करेगा। अब आप कहिएगा कि राशि मकर है, तो देखिए राशि मकर है, हमने खूब प्रयोग किया है, और लगन धनु है। अब कहिएगा, बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी हैं, कहेंगे कि राशि चंद्रमा बली हुआ तो उसी के अनुसार रत्न धारण कीजिए। एक को दिखाया बेटा बिगिनिंग अवस्था में जब मैं था तब, तो क्या किया उसने, कह दिया चंद्रमा चूँकि अपने नक्षत्र में है तो बलवान हो गए। नहीं, चंद्रमा 20 अंश का है और लग्न धनु 19 अंश का है, और संयोग से शनि देख रहा है अष्टम से अपने को और गुरु पंचम से अपने को। आप डिसीजन लीजिए दोनों ओर से, फिर भी सारे प्रयोग करके यही आया कि लग्न ही सर्वोपरि है, लगन अनुसार ही रत्न धारण करना है, राशि के अनुसार नहीं। वो तब होगा जब लग्न एक अंश से कम हो, 29 अंश से अधिक हो और चंद्रमा बीचों बीच में हो, उस समय यह बात सोची जाएगी। उस समय चंद्र कुंडली और चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहीं पे 2-3 ग्रह बैठे हों, तब वो ज़्यादा अधिक बलवान हो जाता है, अन्यथा लग्न कुंडली ही सर्वोपरि है। तो राशि के अनुसार रत्न फिर भी नहीं पढ़ना है, लग्न के अनुसार ही रत्नों को चुनना है। राशि के अनुसार चुनना होगा तो पहले जो शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र और बुध, उनका प्रयोग कर लेंगे उप रत्नों के साथ। जब वो सूट करते हुए दिखेंगे तब बड़े रत्नों पे जाएंगे, अन्यथा तुरंत ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये राशि के अनुसार रत्नों का प्रयोग करना छोड़िए, केवल दशाओं के अनुसार रत्नों का प्रयोग सोचिए। और बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी मिल जाएंगे, कहेंगे कि अब तो शनि बाल हो गए यहाँ, कमज़ोर हो गए। जैसे मान लीजिए ये इसका डिग्री चला गया 15 से ऊपर चला गया, 25 डिग्री हो गया मकर का, और मकर में ही शनिदेव बैठे हैं 2 अंश के, तो मकर में ही शनि 2 अंश के बैठे हैं, चलित कुंडली बनाएंगे। अब कहेंगे कि शनिदेव बाल हैं और बहुत कमज़ोर हैं, इनके रत्न नीलम को पहन लीजिए, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चलित में वो चले जाएंगे 12वें और शनि 12वें का फल दे रहे होंगे, उस समय शनि का रत्न भी नुकसान कर जाएगा। और यहाँ लग्न कुंडली में दिखेगा कि सस महापुरुष योग बन रहा है, जातक को इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा होगा। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं ज्योतिष में और रत्नों के धारण में भी। तो जो पूरा ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता है, गहराई में नहीं पहुँचा हुआ है, वो सही रत्नों का रिकमेंडेशन भी नहीं कर पाएगा। तो केवल दशाओं और केवल बाल और वृत्त अवस्था के आधार पर ग्रहों को कमज़ोर आदि मत कीजिए। सडबल आदि भी है, अब तो सब ऐप दिखा ही रहे हैं और ऐप में ही सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी सी सावधानी रखिए, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। यदि दूसरों को रत्न आदि रिकमेंड कर रहे हैं तो, और स्वयं पहन रहे हैं तो, जहाँ इतना खर्चा करके महंगे रत्न पहन रहे हैं, 200-500 रुपया किसी ज्योतिषी को दे करके जो ठीक ठाक जानता हो, आपके लिए मुनासिब होगा। तो इस प्रकार से केतु को भी इसी कैटेगरी में रख लेते हैं हम। केतु कुजवत है तो इसको भी हम इसी में रख लेते हैं। अब वैसे केतु की अपनी जहाँ राशि होगी उसके अनुसार वो डिसाइड होगा कि वो योग कारक है या अकारक है। तो इस प्रकार से ये रहा मकर लग्न में कारक रत्नों या लाभदायक रत्नों का और लाभदायक रंगों का, और जो है अकारक ग्रह या मारक
ग्रहों का और रत्नों का और रंगों का। अब देखते हैं अनुकूल देवता कौन होंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है। तो महालक्ष्मी जी या दुर्गा जी की उपासना यहाँ भी सूट करेगी, क्योंकि ये पंचमेश जो है शुक्र बनते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ गणपति जी की भी आराधना अच्छी रहेगी। तीसरे नंबर यहाँ मकर बैठते हैं, तो शिव जी की आराधना भी अच्छी रहेगी। और शिव जी की सबसे बेहतर रहेगी कि सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र कहे जाते हैं, और शुक्र भी उन्हीं के उपासक हैं, और उसके बाद से शनि भी उनके गुरु भी वो शिव भगवान हैं। इसीलिए शिव की उपासना सर्वोपरि है। शिव जी की शरण में जाएंगे, कहीं से नुकसान नहीं होगा। और बेलपत्र आदि लेकर के कभी कभी चढ़ाई कीजिए तो और सुफल प्राप्त होंगे। धन्यवाद।